ओके चलिए फिर वो हिंडाल्को एक्सचेंज नोटिफिकेशन है एक्चुअली, वो प्रॉपर नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल न्यूज़ है, तो इसको ज़रा ठीक कर लें। खैर एनीवे, अब देखिए आज कुछ लक्ष्मण जी कुछ इंपॉर्टेंट खबर भेज रहे हैं और मैं अपने टिकट टीम से कहूँगा इन अपडेट्स को आज कंटिन्यू करें, क्योंकि अब ये ज़्यादा ज़रूरी हैं चीज़ें। एन चंद्रबाबू नायडू 11 बजे और नीतीश कुमार 12 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये जो दो सबसे बड़े एलाई हैं वो ऑब्वियसली दिस जो शिंदे साहब की शिवसेना है वो, और बाकी 3-4 एलाइज मिलकर, तो मोटा मोटी ये हिसाब बन रहा है कि सरकार तो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मैंडेट क्या है, एक वीक मैंडेट है और एक कोलिशन गवर्नमेंट का मैंडेट है। पिछली 2 बार एक क्लियर कट मैंडेट था बीजेपी की खुद की सरकार का। अब ये जो मैंडेट है इसमें एक क्लियरली आपको एलाइज पर डिपेंडेंट रहना होगा। उससे क्या होगा, उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो बड़े रिफॉर्म की जो पेस है वो स्लो हो सकती है। देखिए क्या होता है, सब परसेप्शन के बैटल। कल एफआईआई ने 12,000 करोड़ क्यों बेचा है? क्योंकि आप जितने भी एफआईआई के ब्रोकरेज नोट्स पढ़ लें, सबका यही मानना है कि अब यहाँ पर ये वो वाली सरकार नहीं रहेगी जो पिछले 10 साल से एक बोल्ड स्टेप्स लेती आ रही है। जैसे डेली डिवीजन ऑफ प्राइसेस हो गया, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल प्राइसेस, बाकी चीज़ें हो गई, जो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़, फ्रीबीज वर्क इन इंडिया, ये क्लियरली निकल कर आ रहा है कि फ्रीबीज वर्क इन इंडिया, एंड स्पेशली कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पर गरीबी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर फ्रीबीज वर्क। तो अब वो करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्लियरली वर्क कर रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो उसका एक इम्पैक्ट है, प्लस कोलिशन पार्टनर्स का आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। तो ये हो सकता है कि आपको हो सकता है कुछ 1-2 स्टेट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ करना पड़े कंपेयर टू ऑल ओवर द कंट्री। और एक चीज़ जो इस मेरे ख्याल से इलेक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट रही, अब इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा। पिछले 10 साल से इंडिया में ऑपोजिशन नहीं था, अब इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है एटलीस्ट। और ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको मैं कहूँगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें ना, एक मार्केट में रिस्क क्या बन रहा था कि मार्केट में जो अगर ये सरकार एग्जैक्टली वापस आती तो पहला सा फैसला होता कैपिटल गेंस में थोड़ा ज़्यादा टैक्सेस करने का। आई थिंक अब वो शायद थोड़ा ठंडे बस्ते में चला जाए, तो वो एक तरीके से मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ये सब जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है, मार्केट को थोड़ी सी पसंद नहीं आएंगी। मेरा पर्सनल मानना ये है कि डिफेंस स्टॉक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में और रेलवे शेयरों में कुछ समय के लिए करेक्शन पॉसिबल है, टाइम एंड प्राइस करेक्शन। इन स्टॉक्स में हाई बन चुका है एक, वो हाई इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा उसको क्रॉस होने में। और जो महंगे पीएसयूज हैं उनको लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत लोग अभी भी यहाँ पर गले तक लौंगे, वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन अभी भी पेयर ऑफ करेंगे। ये मार्केट में एक तरीके का मिनी मैक्रो चेंज आया है, इसको रिस्पेक्ट करें। ये वो वाली गार्डन वैरायटी करेक्शन नहीं है कि जो बस आई और चली गई मार्केट में, बस एक दिन में लो बन गया। नॉर्मली मैक्रो इवेंट के बाद जो लो बनता है उसको मार्केट एक बार दोबारा टेस्ट करता है। तो जो कल का लो था ना, वो एक बार दोबारा टेस्ट होगा। अब वो ब्रेक होगा 200 डे मूविंग एवरेज तक हम जाएंगे नहीं जाएंगे। अच्छा, जब उस लो का अगर हम बाई चांस टेस्ट करेंगे तब तक 200 डे मूविंग एवरेज भी ऊपर आ चुका होगा। तो ये भी हो सकता है कि कल का लो और 200 डे मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो जाए एक बार, वहाँ पर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे, ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ समझ, ये वाली जो अब मार्केट यहाँ से है ना, वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू लास्ट टाइम की मार्केट। बस मेरे को रिस्क एक ही है, होपफुली आई एम राइट, होपफुली आई एम रॉन्ग। रिस्क एक ही है कि जो डोमेस्टिक पैसा आ रहा था, कि एफआई का पैसा तो अब नहीं आएगा हमारी मार्केट में कुछ टाइम तक, क्योंकि मोमेंटम चला गया यहाँ से। क्या जो रिटेल का पैसा लगातार आ रहा था वो उसी पेस से आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मैं होप करूँगा कि मैं गलत हूँ, मैं होप करूँगा कि पैसा एज इट इज़ आता रहे मार्केट में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने आज खड़ा हुआ है। ये जो सवाल उठाया है ना, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक ये डोमेस्टिक पैसे नहीं बाजार को ड्राइव करा, चैनलाइज करा, मोबिलाइज किया। बाजार में कल दिन भर आपने देखा होगा सीएनबीसी आवाज पे एक्सपर्ट्स का तांता था, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप सबके जहन में होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे भाई। कुछ ही देर में कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब होंगे। उसके आगे एक जाने माने रिसर्च हेड, जिनकी बाजार की पकड़ खास तौर पे स्टॉक स्पेसिफिक काफी जानी जाती है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज गौतम दुग्गड़ साहब होंगे। और आगे एक बढ़िया प्रोमिनेंट
देश के बाहर से वॉइस, बाहर से बैठ के ऑब्जर्व करना थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से आसपास का वो जो नॉइज़ होती है वो आप कट कर पाते हो, क्लटर कट कर पाते हो। तो ऐसे में हीलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा साहब भी होंगे, ये सारा एक्शन होगा। और फिर ये देख ही रहे आप, इन हाउस पैनल, सबसे बातचीत करनी है। कल इंटरेस्टिंग दिन था, दिन भर न्यूज़ फ्लोज थे, और आज भी कोई मामला ठंडा नहीं पड़ा। जिस तरह के समीकरण कल शाम को बैठे हैं, नॉइज, कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। ऐसे में पूरा फोकस वापस दिल्ली पे ही शिफ्ट हुआ है। कुछ ही देर पहले टिकर टीम भी अपडेट कर रही थी आपको, सारे कोalition पार्टनर्स इनके उनके सब दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए। आज मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। लक्ष्मण के पास चलते हैं और आज की दिल्ली की गर्मी का जायजा ले लिया जाए। कल तो धूप में खड़े थे तो गर्मी एडिड थी, आज अंदर बैठे हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं गर्म मामला है। लक्ष्मण, क्या है आज भाई, क्या क्या इवेंट्स हैं दिल्ली में, क्या गर्मा गर्मी रहने वाली है, क्या पिकअप कर रहे हो आप? बिल्कुल, आज मैं धूप पे नहीं हूं, लेकिन बाहर जाने की बड़ी इच्छा हो रही है, क्योंकि बाहर का नज़ारा आज देखने वाला होगा। पूरे सेंट्रल दिल्ली में, खास तौर से लुटियन जोन में आप देखेंगे तो 11 बजने के साथ ही वहाँ पे सायरन की आवाज़, वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अकबर रोड हो, अशोका रोड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास हो, तो बड़ा ही आपको देखेंगे वीआईपी गाड़ी, ढेर सारी मूवमेंट होगी। और 11 बजे के बाद सारे जो घटक दल के नेता हैं जो बाहर थे अपने अपने राज्यों में, वो सब दिल्ली आ रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू 11 बजे उड़ान भरेंगे, यहाँ पे करीब दिल्ली में 1:30 बजे तक पहुँचेंगे। नीतीश कुमार बिहार से 11 बजे पटना से विस्तारा की फ्लाइट ले रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद 1-to-1 मुलाकात होगी, और फिर जो है सो शाम में 4 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक है। फिर उसके बाद जो है इंडिया घटक दलों की बैठक होगी, और उससे पहले कैबिनेट की बैठक है, जिसमें एक औपचारिकता होती है कि मौजूदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भंग किया जाए। और घटक दलों की बैठक पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले मैं एनडीए के जहां बैठक हो रही होगी वहां पे पहुंच जाऊं। हमारी टीम इंडी गठबंधन के बैठक के दौरान वहां मौजूद रहेगी और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगी। और शाम में राष्ट्रपति एक डिनर देंगे वहां पे, जो भी एक औपचारिकता होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको आखिर बार डिनर दिया जाता है। तो ये सारा कुछ चलेगा। घटक दलों की बैठक के बाद क्या निकल कर आता है, किनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, कौन क्या बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज रहने वाला है। तो दिल्ली बहुत हलचल भरा आज का दिन है दिल्ली में। एक काम करते हैं लक्ष्मण जी, बिल्कुल ट्रैक करिए हर खबर को। दिल्ली अब कुछ टाइम के लिए मुंबई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा, तो थोड़ा दिल्ली वाले खुश रहें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ की हलचल थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी होगी इस समय, ठीक है ना। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा क्या कल, पहले ये सुन लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नीरज जी, वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू का मैंने कल ट्वीट देखा था, उसको देखकर तो लग रहा है कि वो तो क्लियरली इसी खेमे में रहेंगे। और अब एक नीतीश कुमार जी दिल्ली आकर अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि
कोई सवाल ही नहीं है, हम तो बस एनडीए के साथ ही हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की शायद एक वो ट्रिगर देगा। लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें, और ओवरऑल क्या सुनने में आ रहा है कि मोर और लेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहेंगे और सरकार इन्हीं की बनेगी? अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि स्टेक क्लेम करेंगे, सरकार बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी रहेंगे, और दोनों जो बड़े एलाइज हैं इनके, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, ये इनके अभी तक साथ हैं। लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चिंता होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का तो खैर वो नाम भी चलता रहे बहुत कि बहुत अनरिलायबल है, कभी भी वो इधर उधर हो सकते हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर बिहार में इलेक्शन भी है, तो उनका कुछ भी हो सकता है। ये कंसीडर करते हुए, प्लस चंद्रबाबू नायडू, एक बार आपको याद होगा जब उन्होंने बहुत रिफॉर्म किए थे और आईटी में उन्होंने बहुत काम किया था। ये जो हाईटेक सिटी बनी है हैदराबाद की, उन्होंने ही बनवाई थी। तो जब वो इलेक्शन हारे तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ी हेडलाइन लिखी थी, बैनर चंद्रबाबू नायडू, और उसके अंत में डिलीट की बनी हुई थी। तो वो बहुत ही गजब की हेडलाइन थी। तो वो एक बार इस चीज़ से सबक ले चुके हैं कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट होने से क्या होता है। तो वो थोड़ा बहुत सरकार के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है वो साथ रहेंगे, क्योंकि अंदर से वो भी रिफॉर्मिस्ट है और आंध्र को इस समय बहुत ज़रूरत है रिफॉर्म करने की। तो इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन बीजेपी की चिंता ये रहेगी कि हम किसी भी तरीके से करके अपना नंबर, बीजेपी का नंबर 272 लेके आएँ कैसे भी करके। और इनकी चिंता रहेगी कि हम इस सरकार से अपने स्टेट के लिए पैकेजेस की जो, अच्छा दोनों स्टेट इंटरेस्टिंगली वो उनको चाहिए स्पेशल पैकेज, आंध्रा को भी चाहिए और बिहार को भी चाहिए, तो अब वो देना पड़ सकता है। तो इस गवर्नमेंट में ये होगा कि थोड़ा लेन देन होगा, और इनको हो सकता है इनकी जो भी सांसद जीत के हैं बहुत अच्छी मिनिस्ट्रीज़ इनको मिलें, वो उनको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये शुरुआती 6 महीने का ये नज़ारा बनता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी का कंसर्न रहेगा कि अपने नंबर्स बढ़ाएं, इनका कंसर्न रहेगा कि हमको हमारे स्टेट के लिए पैसे चाहिए, अच्छी मिनिस्ट्रीज चाहिए, और ये सरकार चलेगी। नेक्स्ट 6 मंथ बहुत डिसाइसिव होंगे, क्योंकि इसके बीच में एक बजट है, और उस बजट के बाद तक ये आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी इसको कैसे मैनेज करती है। मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें लग रही हैं कि एक तो मोदी जी ने कभी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई नहीं है, वो 22 साल से सत्ता में है, लेकिन हमेशा अपनी ताकत पे गवर्नमेंट चलाई। तो अब वो कितने कैसे चलाएंगे, एक, और दूसरा क्या वो उतनी सख्ती से डिसीजन ले पाएंगे। कोलिशन को छोड़िए, अब जो अपोजिशन स्ट्रांग है, तो कोई भी चीज़ आप जाके पार्लियामेंट में एकदम से पास करा लेंगे, इतना आसान नहीं होगा जैसा पहले होता था। तो बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स बहुत करना चाहते थे उस पर रोक लगेगी, और इकोनॉमिक वाले रिफॉर्म्स में भी बहुत रोक लगने की संभावना है। तो थोड़ा कामकाज को लेकर के मार्केट को एक कंसर्न होगा कि कैसे वर्क करेंगे। सरकार फॉर्म होने में मोदी जी के प्लान में कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक और होगा, चूँकि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है अनुज, तो बहुत आप देखिए बहुत सारे इश्यूज़ में आपको कई बार लगेगा यार ये पॉलिसी तो ठीक है, इसमें क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं, वो लगाएंगे क्योंकि उनका काम है, उनको पॉलिटिकल गेन करना है। तो थोड़ा सा रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी जब तक कि वो अपनी फुल मेजॉरिटी बना नहीं लेते। तो मेजर कंसर्न ये रहेगा कि ये गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करेगी, कितनी स्ट्रांगली काम कर पाएगी। ये बाजार की भाषा में कहते हैं ना, मोदी जी के लिए भी अनचार्टर्ड टेरिटरी है। अब देखते हैं कोलिशन धर्मा कैसे निभाते हैं। और एक कंसर्न है, अभी हर्षदा ब्रोकरेज को लेकर आएंगी, पब्लिक वेलफेयर वर्सेस रिफॉर्म्स। अब दोनों इक्वेशंस टेबल पे आ गई हैं, देखते हैं भाई। चलिए लेकिन थोड़ा सा मार्केट्स की बारीकियों पे उतरा जाए। कल का सेशन खैर पेनफुल था, नो डाउट। एफआईज की अग्रेसिव सेलिंग थी, वापस सिस्टम में तगड़े शॉर्ट्स आ गए। ऐसे में समीकरण बैठ कैसे रहे, उस सेटअप को अब समझा जाए। उसके बाद निफ्टी बैंक की अप्रोच पे बातचीत। फिर हर्षदा बैठी हैं, इनसे जानेंगे देश दुनिया की सारी प्रोमिनेंट ब्रोकरेजेस इस मैंडेट को लेकर कितनी चिंतित हैं, या उनका आउटलुक या ओवरव्यू यहाँ से क्या बन रहा है। पहले सेटअप कैसा लग रहा है भाई? सेटअप तो खराब है ऑब्वियसली। कल दोनों की सेलिंग आई है, डीआईआई की भी, एफआई की भी। देखिए सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, नॉर्मली क्या होता है जब भी एफआई की सेलिंग आती है तब डीआईआईज उसको पचा लेते हैं। कल ना सिर्फ डीआईआई उसको ना पचा नहीं पाया, बल्कि डीआईआईज ने खुद बेच दिया। अपना वो एफआईडीआई की खरीदारी वाला वार्निंग सिग्नल आया था मंडे को आया था। ये एग्जिट पोल जो है ना, और ये नैरेटिव जो था ना, ये बिल्कुल आया था वो। और एफआई की शॉर्ट कवरिंग भी आ गई थी, वो सब भी आया था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वाला एग्जिट पोल ने सबको वो कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, हो जाता है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको,
जो लोग इस समय CNBC आवाज़ देख रहे हैं या कोई भी चैनल देख रहे हैं, पहली बात ना अपने आप को ब्लेम करना बंद करें और दूसरे को भी ब्लेम करना बंद करें, ठीक है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर, मैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, कल उन्होंने इतना लॉस किया है, आप अपने लॉस को एक बार के लिए शायद भूल भी जाएं, इतना लॉस किया उन्होंने, ठीक है ना। क्योंकि ये आई थिंक कोई प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मार्केट में छोड़ दीजिए 20 साल 40 साल बिताए, एक से एक अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं, जिन्होंने सबसे बड़े नाम माने जाते हैं, जिन्होंने इस रैली की शुरुआत से PSU स्टॉक्स वगैरह लिए हुए हैं, कल उन्होंने जिस लेवल का लॉस किया है बहुत ज़्यादा है वो लॉस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होता है, हम जब भी मार्केट में पैसा बनता है ना तो लोग खुश होते हैं, और कभी लॉस होता है तो उनको लगने लगता है, वो अपनी स्किल्स पर डाउट करना शुरू हो जाता है। ये होता है ना, एक सेल्फ डाउट आ ही जाता है। मेरी भी कमेंट्री आज आपको थोड़ी सी म्यूटेड लग रही होगी कंपेयर टू जो पहले होती थी, वो ये डाउट आएंगे लाइफ में। और ये जब इस तरीके के डाउट्स आए ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ टाइम के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को हल्का कर लें। कुछ समय के लिए मार्केट में कहें कि ठीक है मैं कुछ और करता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। ये इवन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी एक चीज़ का ध्यान रखें, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शंस आएंगी। खैर मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, उस पर मैं आऊँगा, पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। FIS की सेलिंग है 12,000 करोड़ की, और FIS की सेलिंग है करीब करीब 10,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग की बात कर लें तो करीबन कल 22,000 करोड़ की सेलिंग हो गई, 12,000 कैश में, 10,000 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो आपको अगली प्लेट पे दिखाई देगा, ये 12 बन गए। खैर, और इंडेक्स फ्यूचर्स वाला आंकड़ा ले आइए 9,843 करोड़। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है, खैर उसका कोई इतना मतलब नहीं है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग है, निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स का, तो एक दिन की वो बाइंग आई, उसी दिन पीक बना FIS का, और कल वापस सेलिंग आ गई। और अब आप देखिए शॉर्ट पोजीशंस, कल लॉन्ग कटे हैं 67,000 और शॉर्ट जुड़े हैं करीब करीब 91,000। और वापस वो जो नेट शॉर्ट वाला मामला है वो छोड़िए, 3,18,000 अब 3,55,000 पर आ गया है। 3,55,000 नेट शॉर्ट। अगली प्लेट दिखा दीजिए। 29 मई से जो हमने शुरुआत की थी, 5,000 शॉर्ट थे सिर्फ, फिर रिकॉर्ड शॉर्ट के साथ शुरुआत हुई थी नई सीरीज़ की। एक दिन में शॉर्ट 1.25 लाख कट गए थे, लेकिन कल उससे ज़्यादा ऐड हो गए, 3,55,000। इंडिया विक्स, कल हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस अब इंडिया विक्स क्रैश हो जाएगा। इंडिया विक्स 25% भाग गया कल। निफ्टी PCR 0.73 पर वर्सेस 1.04। बैन में एक स्टॉक बना हुआ है ऑलरेडी, जी सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अब ये वाली मार्केट नहीं है कि जिस पर कोई सेटअप ओवरसोल्ड है तो मार्केट में रैली आ जाएगी। समीकरण बदले हैं थोड़े से आशीष। समीकरण बदल गए। खैर, वीरू के पास जानते हैं क्या डेटा का अब इंटरप्रिटेशन है, कहाँ बिल्डअप है, कहाँ कोई होप्स हैं कि थमेगा मामला, और लॉजिकली ट्रेडिंग के लिहाज से निफ्टी बैंक का अप्रोच या लेवल्स या डिफाइंड मार्कर्स कौन से हैं? वीरू, क्या करना है? देखिए आशीष, कल कैश दोनों का सेल हुआ, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अभी भी हम जून सीरीज़ के बहुत अर्ली पार्ट में, और FIS की हो गई करीब करीब 3,55,000 शॉर्ट। अभी कुछ देर पहले अनुज ने जो जिक्र किया ना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का, वो भी क्रिटिकल है, नीचे बेस में वो मेंशन भी है, और ऊपर के लेवल्स क्रिटिकल क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो कल FIS के स्टैट जो इस वक्त बाजार के लीडिंग इंडिकेटर है वो FIS है, उनकी पोजीशनिंग, ठीक है। कल के आप स्टैट्स अनुज ने समझा दिए, मैं सीधे आता हूँ ऑप्शंस के प्लेसमेंट पे। कल याद रखिएगा, मोटा मोटी दो चीज़ें हुई, 22,000 एट द मनी और 22,500, इन दो स्ट्राइक्स पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है। और पुट राइटिंग का आंकड़ा कल है ही नहीं, और होगा भी नहीं, वो लॉजिकल है भी नहीं, आपकी स्क्रीन पे आएगा। कल FIS की तरफ से आशीष जब कैश में सेल था, इंडेक्स में सेल था, लगभग 3,48,000 कॉल शॉर्ट थी। कॉल शॉर्ट मतलब रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और शॉर्ट पुट कवर कर ली, यानी जो पुट बेची थी वो कवर कर ली, यानी आपके पास बेस नहीं है, आपके पास डिफाइंड बेस नहीं है। जहन में दो चीज़ें रखिएगा, 22,000 पे कॉल राइटिंग, 22,500 पे कॉल राइटिंग, अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और अप्रॉक्सीमेटली 22,500 के आसपास, 410 के आसपास आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब तक अब आप 50 डे रीगेन नहीं कर लेंगे ना आशीष, बोथ ऑन इंडेक्सेस, आई मीन निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, तब तक इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, ट्रेड करना मुश्किल है आशीष। दरअसल वैल्यूएट रिस्क कितनी रखनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखे, बहुत डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेजिस्टेंस के तौर पर समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस निफ्टी पे है 22,050 260। अगर ये निकलता है तो
बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग रिलीफ आपको करीब करीब 410 और 578 की ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। बट अगेन शायद वो एक सेल का जोन हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस बाजार में दो ही सर्कमस्टेंसेस में आएगा, आइदर आप 410 578 के ऊपर सेटल हो जाएं, एक दो दिन क्लोज दे दें, और एल्स या दूसरे सर्कमस्टेंसेस में आप जाएं बेस्ड ऊपर, जो कि अभी कुछ देर पहले अनुज ने भी जिक्र किया था, 21,275 और 21,110, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कुछ टाइम स्पेंड करें वहाँ पे, हफ्ता 2 हफ्ता, थोड़े बहुत शॉर्ट्स वहाँ पे रिकवर हो, तब जाके आएगा कन्विक्शन। अदरवाइज पुल बैक का जोन वही है, 200 डे में वो ट्रेजेक्ट्री 21,050 की, या फिर ये शॉर्ट कवर हो, बाजार कुछ टाइम स्पेंड करे 22,578 22,500 के ऊपर। इस बीच के जोन में ना सेल ट्रेड ही काम करेंगे, बाजार सिंक होने की टेंडेंसी रखेगा आशीष। ओके, चलिए एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी पर भी आते हैं, लेकिन अब हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नीलेश शाह, MD एंड CEO ऑफ कोटक AMC। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। कल भी हमारी बात हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा, कल तो खैर सबके इमोशंस हाई थे, थोड़ा सा कल आपने भी शाम को थोड़ा एनालाइज किया होगा, थोड़ी अपनी टीम से बात की होगी। सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में नीलेश भाई इस समय जो कल निकल कर आ रहा था, वो ये था कि FIs तो बेचेंगे, क्या रिटेल जिसने पूरी तरीके से इस मार्केट को पिछले 3 साल से संभाला हुआ था और हर डिप पर बाय कर रहा था और SIP से रिकॉर्ड पैसा आ रहा था, क्या वो इंटैक्ट रहेगा? आपका क्या मानना है? सो अनुज भाई, अगर आप इकोनॉमी या कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को देखें तो उससे इस इलेक्शन के नतीजे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। 8.2% ग्रोथ थी, वो वैसे भी थोड़ी कम होके 7-7.5% के आसपास रहेगी। तो वो जो ग्रोथ नंबर है इकोनॉमी का, वो तो काफी अच्छा है। हमारी जो जर्नी है 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, उसमें कोई बाधा या रुकावट पैदा होती हुई नहीं दिखती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP रेशियो आपका 4.6-4.8% के आसपास बना रहेगा। वैल्यूएशन वाइज कल के करेक्शन के बाद कटौती ही हुई है। लिवरेज कंपनीज का काफी कम है। तो हमारी फंडामेंटल्स के ऊपर कोई बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट सेंटीमेंट के ऊपर है। हम अगर पहले लेट्स से 15 साल, 20 साल, 25 साल को डिस्काउंट करना चाहते थे, शायद इस बार थोड़ा कम डिस्काउंट करेंगे। बट एक बार सरकार ने अपनी पॉलिसी सामने रखी, बजट सामने रखा, तो लोगों को अगेन विश्वास आ सकता है कि नहीं, हमारी वैल्यूएशन बरकरार रहनी चाहिए। सरकार अभी भी है। कुछ हद तक हमने 2004 में ऐसा देखा था, मार्केट की अपेक्षा के विपरीत इलेक्शन आउटकम आए तो उस दिन मार्केट लॉकडाउन हो गया था। बट उसके बाद सरकार ने जो कदम उठाए और इकोनॉमी की जो ग्रोथ मोमेंटम थी, हमने 2004 से 2008 के बीच में बहुत अच्छा समय देखा। तो मेरे हिसाब से ये स्वाभाविक है। कल लोगों ने इमोशनली रिएक्ट किया। थोड़े दिनों के बाद जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे, पुश होगा, बजट होगा, उसके ऊपर लोगों को विश्वास बनेगा कि इकोनॉमिक मोमेंटम ठीक है, फंडामेंटल्स अपनी जगह पे है और हमारी गाड़ी अब भी चल सकती है। हमारी गाड़ी भी चल सकती है। लेकिन नीलेश भाई, एक चीज़ तो है कि पिछले 6 महीने में काफ़ी स्टॉक्स में, ये तो आप भी मानेंगे कि काफ़ी ओवर वैल्यूएशन आ गई थी। क्या अगले 6 से 12 महीने में ये ओवर वैल्यूएशन खत्म होगी अब? सो अनुज भाई, जैसा आपने बताया, पिछले 6-7 महीने से आपके शो पे मैं कहता रहता था कि लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स में ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। 5 महीने और 29 दिन अनुज भाई हम गलत थे। वो स्टॉक ऊपर ही जा रहे थे और हो सकता है किसी ने अगर हमारी सूचना पे अमल किया तो उसे बहुत बुरा लगा होगा कि किनको सुन लिया मैंने, इनके बोलने पे बेच दिए और आज स्टॉक देखो कितने ऊपर चले गए। कल सारा हिसाब किताब एक हो गया। तो अभी भी मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे लेट्स से अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स चला, तो अब पॉलिसी रिकैलिब्रेशन में बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए कंजम्पशन बूस्ट मिलने की संभावना है, तो कंजम्पशन स्टॉक चलेंगे। वैल्यूएशन बहुत नीचे आ चुका है, बजट
या सरकारी पॉलिसी से उसे एक सपोर्ट मिल सकता है, बारिश भी अच्छी होने की संभावना है। तो वैल्यूएशन, पॉलिसी और फंडामेंटल सारी चीजें मिला के कंजम्पशन सेक्टर को एक बढ़ावा मिल सकता है। ये ऑल्सो एक ऐसा मार्केट है जहां पे अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ी है, तो क्वालिटी स्टॉक्स मोमेंटम स्टॉक के सामने अच्छा करेंगे। तीसरा, जहां पे मार्केट डिस्कवरी है ओपन प्राइस की वजह से, वहां पे शायद मार्केट आउट परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। जो लो फ्लोटिंग स्टॉक कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग वाले काउंटर थे, वहां पे जैसे जैसे सप्लाई इमर्ज होगा, प्राइस में करेक्शन जारी रहेगा। अनुज भाई, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार कह दिया था कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे घोड़े और गधे दोनों दौड़ रहे हैं, और गधे घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली गधे और घोड़ों का डिफरेंस आज के समय में लोगों को दिख जाएगा। एंड ये सब टाइम करना बहुत मुश्किल है। 5 महीने और 29 दिन हम गलत थे, बट फाइनली फंडामेंटल्स प्ले कर लेते हैं। अब आपको गधे और घोड़े पहचानने की जरूरत पड़ेगी, सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने अप्रोच पे। नीलेश सर, कल जब अपन दोनों की चर्चा हुई थी तो शुरुआत वही थोड़े से हम शायद वी आर प्राइस टू परफेक्शन, थोड़े से वैल्यूएशन कंसर्न्स के साथ अपन ने बातचीत की, कल ही उस वर्डिक्ट डे पे बातचीत की शुरुआत करी थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सब कुछ वैसे ही पटरी पे रहेगा। हम 2047 तक शायद विकसित देश बनते हुए नजर आए। इंडिया इंक के अर्निंग्स पे शायद ट्रेजेक्टरी पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, पर बदला ये है कि एक स्ट्रीट, अच्छा एक तो कंफ्यूजन स्ट्रीट पे क्यों, क्या ये क्योंकि गवर्नमेंट तो कंटिन्यूटी में आ रही है, कंटिन्यू करेगी, क्या ये पॉलिसी अनसर्टनिटी सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए? हो सकता है रिफॉर्म्स के साथ साथ अब थोड़ा सा पॉपुलिज्म का डोज पब्लिक वेलफेयर पे फोकस होगा, ऐसा आप मानते हो क्या? और दूसरा, अर्निंग्स अपनी जगह ठीक है, पर जो मल्टीपल्स देते थे अब उसकी री रेटिंग्स, डी रेटिंग सीरियसली होती हुई नजर आएगी, ऐसा मान के चलूं अब नियर टर्म टॉप बन गया बाजार का? मैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी नहीं कहूंगा, मैं पॉलिसी रिकैलिब्रेशन कहूंगा। जब जनता जनादेश देती है तब आपको उसके नतीजों का सम्मान करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फोकस अभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे और भी आ जाएगा। अगर एक सिंपल भाषा में कहे तो भारत का एक ही प्रॉब्लम है कि 10 से 15 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में है। उन्हें हमें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज क्षेत्र में कोई जॉब देना है। तो जो हमने पीएलआई के रिफॉर्म्स किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जॉब्स खड़े करने की कोशिश की है, वो तो बरकरार रहेगी, इनफैक्ट और भी तेज हो जाएगी। बट साथ में फार्म सेक्टर के लिए, कंजम्पशन बूस्ट एट द बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए नए प्रकार की स्कीम या नए प्रकार की पॉलिसी लॉन्च होगी। तो ये पॉलिसी रिकैलिब्रेशन होगा, पॉलिसी अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज, मार्केट में अगर आज आप देखें तो ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में बहुत ही ओवर इन्वेस्टेड है। FY 21 से FY 23 का आरबीआई का डेटा सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो स्वर्णिम समय था, जहां पे 15, 20, 25, 30% रिटर्न छूटा, वहां पे कुल मिला के डायरेक्ट स्टॉक में 1.5 लाख करोड़ और म्यूचुअल फंड में तकरीबन 4 लाख करोड़ आया। उससे ज्यादा 9 लाख करोड़ तो लोग करेंसी नोट में लेके बैठे थे। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि करेंसी नोट घर में रखे तो दुगनी हो जाएगी। आज तक किसी ने ये देखा नहीं है, बट मानने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो जो सेविंग्स एलोकेशन है भारतीयों का, वो इक्विटी मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा नहीं है। करेक्शन में मुझे लगता है कि लोकल इन्वेस्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर दोनों का रुख खरीदारी की तरफ रहेगा। ऑब्वियसली जो बहुत महंगे स्टॉक थे वहां पे शायद कम रहेगा या नहीं रहेगा। वहां पे अगर सप्लाई आती है तो उन्हें आज के लेवल से भी 20-25% डिस्काउंट पे माल बेचना पड़ेगा। बट जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी रिकैलिब्रेशन की वजह से एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, वहां पे डेफिनेटली बाइंग का माहौल बरकरार रहेगा। मार्केट का टॉप शायद शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं, बट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि एवरी करेक्शन इन इंडिया इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, एक और चीज, FY 24 एक पहला साल है इतने सालों में अनुज भाई कि अर्निंग पर शेयर निफ्टी 50 की
FY 24 के शुरुआत में जो मार्केट की एस्टीमेट थे उससे 3% ज्यादा आई। मार्केट को लग रहा था 950, 960, 975, 980 आएगी निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर, मोटा मोटा 1000 रुपए आ गई। FY 25 में 1125, 1135, 1140, 1150 की उम्मीद लग रही है। FY 26 जो हम नेक्स्ट 6 महीनों के बाद डिस्काउंट करना चालू कर देंगे, वहां पे 1275 से 1300 रुपए की अर्निंग है। तो ये अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा है हमारे सेक्टर्स के लिए। वैल्यूएशन वाइज भारत एक्सपेंसिव दिखता होगा, बट ऑन अ प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ भारत आज भी मिडिल क्वार्टाइल में है और ये करेक्शन के बाद और अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, बट ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या ये मार्केट का टॉप है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी तो हर करेक्शन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। नीरज भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अगले 2-3 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने के लिए थोड़ा सेफ्टी में रहें? IT, फार्मा, कुछ इसमें भी मौके ढूंढे जाएं, FMCG? डेफिनेटली अनुज भाई, पहला मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा FMCG सेक्टर पे देखिए। पॉलिसी रिकैलिब्रेशन होगा, बारिश अच्छी होगी, उसका बढ़ावा मिलेगा और वैल्यूएशंस अब आपकी फेवर में है। एंड ज्यादातर FMCG कंपनी में सप्लाई आने वाला नहीं है, तो जो पहले खरीदेगा वो मार्केट के फ्लोट को एब्जॉर्ब करता जाएगा। दूसरा सेक्टर प्राइवेट बैंक का है, वहां पे आज की तारीख में भी डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है। आपके वैल्यूएशंस पिछले 3-5 साल के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से काफी रीजनेबल हो चुके हैं। NPA साइड पे कोई खास प्रेशर नहीं है। हाँ, रेगुलेटरी थोड़ी टाइटनेस हुई है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की प्रोविजनिंग के लिए, उस वजह से निम्स थोड़े कम हो गए, बट वो वैल्यूएशन में पहले से फैक्टर इन हो चुके हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप देख सकते हैं। IT और केमिकल, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं अनुज भाई जहां पे आज हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बोलने की, बट उन दोनों क्षेत्रों में वैल्यूएशंस तो आज की अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट कर रहे हैं। अब एक उम्मीद की किरण चाहिए, एक आशा की किरण चाहिए। IT क्षेत्र से ये विश्वास चाहिए कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने वाली है, उनकी ऑर्डर साइकिल कम छोटी हो रही है, शॉर्ट हो रही है और ऑर्डर फ्लो बढ़ रहा है। ये जून कमेंटरी में हमें शायद देखने को मिल सकता है या सितंबर में। दूसरा फोकस रहेगा कि IT क्षेत्र ने जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं उनको वो नौकरी दे रहे हैं कि नहीं, अपने कैंपस पे बुला रहे हैं कि नहीं। केमिकल क्षेत्र में चाइना की डंपिंग की वजह से केमिकल कंपनीज के मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब चाइना की डंपिंग चलती रही तो ऑब्वियसली केमिकल क्षेत्र की कंपनीज के परफॉर्मेंस पे बड़ी एडवर्स इफेक्ट रहेगी, बट आज नहीं तो कल अगर चाइनीज डंपिंग खत्म होती है, हम मंथली एक्सपोर्ट्स में केमिकल एक्सपोर्ट्स को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, तो केमिकल क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो IT और केमिकल में मैं जून के कमेंटरी और रिजल्ट का इंतजार करूंगा। कंजम्पशन और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों में आज से खरीदारी का माहौल बन सकता है। ओके नीलेश सर, थैंक यू सो मच उन कंफर्टिंग वर्ड्स के लिए और सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए।